बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है उसके हवाले से। ख़बरें मेरे पास और भी हैं। पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों से कहा कि हम बिला मुकाबला इलेक्शन लड़ने की तरफ जा रहे हैं और हमने 6 नाम फाइनल कर लिए हैं। यानी 4 बंदे वो जितवाना चाह रहे हैं मखसूस इन नशिस्तों के ऊपर। ये जो जनरल नशिस्तें हैं, PTI को लगता है कि PTI के उनमें से 7 में से 4 जीतेंगे। तो 4 ये ले रहे हैं, 1 वो ले रहे हैं ख़वातीन की और 1 ले रहे हैं टेक्नोक्रेट की। तो उन्हें लगता है कि वो 6 जीत सकते हैं। और फिर इन्होंने कहा जी वापस ले लें। फिर एक अज़हर मशवानी साहब एक कवरिंग कैंडिडेट थे, क्योंकि कवरिंग कैंडिडेट जो हैं उन्होंने अपने जब वापस लेने थे जो कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं, तो उसके बाद बंदे ही उतने बच जाने थे जितने बंदों ने सेनेटर बनना था। अपोजिशन की जिम्मेदारी थी कि वो अपने बंदे वापस ले लेते, हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो अपने बंदे वापस ले लेते, और टोटल जब 11 बंदे बच जाते तो 11 के 11 सेनेटर्स बन जाते। अब इसमें जो है वो डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो अभी हुई है, और इसका डाटा भी मेरे पास है। ये डाटा जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो कुछ चीज़ें आपके लिए बड़ी हैरानकुन होगी, क्योंकि अब फड्डा पड़ गया है। पहले तो जो है वो एक ट्वीट आया, और वो ट्वीट था अज़हर मशवानी की तरफ से। ये बरतानिया में मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इमरान खान साहब के नौजवान साथियों में से एक। तो अज़हर मशवानी साहब ने कहा जी कि ठीक है, मैंने पार्टी की हदायत पे वापस ले ली अपने कागजात नामजदगी। एक फॉर्म भिजवाया था, इन्होंने फुल करके वापस दे दिया। तो लेकिन उन्होंने कहा मुराद सईद के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी का हक बनता है तो अज़हर मशवानी साहब ने दावा किया कि वो हक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो इरफान सलीम साहब हैं उनका हक बनता है, उन्हें फिर मौका मिलना चाहिए। तो वो इरफान सलीम साहब के बारे में इतला आ रही है कि वो डट गए हैं और उन्होंने कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार कर दिया, और उसके बाद जो बाकी कवरिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी खड़े हो गए हैं। तो अब बिला मुकाबला वाले मामले में एक दफ़ा फिर कटाई पैदा हो गई है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है या अली अमीन गंडापुर हैं, वो मुआहदा कर रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला कराने पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान में इस मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी गई, और किसी बात पर इनका इत्तफाक नहीं होता। इनका इत्तफाक महंगाई के खिलाफ नहीं होता, गुर्बत के खिलाफ नहीं होता, बेरोज़गारी के खिलाफ नहीं होता, अवामी मसाइल के खिलाफ नहीं होता, मादनियात की चोरी के खिलाफ नहीं होता, जाली किस्म के जो ऑपरेशन किए जाते हैं उनके खिलाफ नहीं होता, दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं होता। किसी मामले पे इनका इत्तफाक नहीं होता। लेकिन जब मिल बांट के खाने का मौका आ जाए या सीटें एक दूसरे को बांटनी हो, वहाँ इनका इत्तफाक हो जाता है। बहरहाल अपोजिशन और हुकूमत के बीच में इत्तफाक सामने आ गया है और हतमी शक्ल दे दी है। फार्मूले के तहत 5-6 का फार्मूला है। 6 सीटें जैसे कि मैंने आपको बताया PTI लेना चाहती है, 5 सीटें अपोजिशन को मिल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर एक डाटा गर्दिश कर रहा है, और उस डाटा के अंदर ये शो किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सिर्फ 5-6 सीटें नहीं 9 सीटें जीत सकती है। अब ये तहरीक-ए-इंसाफ कैसे कह सकती है कि वो 9 जीत सकते हैं? तो सिचुएशन आपको अपने सामने रखनी पड़ेगी कि एक्चुअली सिचुएशन है क्या। जब आप सूरत हाल देखेंगे और सीटों की तादाद गिनेंगे, फिर आपको आइडिया होगा कि किसको कितनी सीटें मिलेगी, और क्या ये दावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों का ठीक है या गलत है। तहरीक-ए-इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम ज्यादा सीटें जीत सकते हैं तो हमें कम सीटों के ऊपर समझौता नहीं करना चाहिए। हम अपनी 3 सीटें दे रहे हैं किसको? अपोजिशन को। यानी जो PDM की जमातें हैं, PTI, उन्हें अपनी 3 सीटें दे रही है बकौल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर। जो लोग तनकीद करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं। अब वो ये दावा कैसे कर रहे हैं, मैं आदादो शुमार आपके सामने रखता हूं। टोटल जो है ना वो 53 की तादाद है जो अपोजिशन की है। 53 अपोजिशन के लोग हैं, जबकि जो हुकूमत के लोग हैं उनकी तादाद है 19 जमा 19 जमा 18 जमा 18 जमा 18, ये 92 है जी। एक 92 और एक 53। तो 92 और 53 को अगर आप मिलाएं तो ये टोटल 145 बन जाते हैं जो अरकान असम्बली है। अब इसमें जो फार्मूला लेकर आए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दिमाग, वो ये कहते हैं कि हम 5 सीटें जीत सकते हैं सेनेट की, और वो 5 सीटें वो हैं जो जनरल नशिस्तें हैं। जबकि PTI जो है उनकी क़यादत ये कह रही है कि जी हम 3 जीत सकते हैं। तो ये 2 सीटें अपोजिशन को क्यों देना चाहते हैं?
ये है सबसे बड़ा सवाल। पार्टी के जो लोग तनकीद कर रहे हैं, जो डट गए हैं, वो ये कहते हैं कि 92 सीटों में से हमारे दो जो टॉप के उम्मीदवार हैं वो 19 सीटें लेकर पहले नंबर पे आ जाएंगे, और वो दोनों तो बन गए सेनेटर। इसी तरह जो अपोजिशन के भी दो जो टॉप के उम्मीदवार हैं वो 19 सीटें लेकर बन जाएंगे सेनेटर। तो अपोजिशन के पास पीछे बच जाएंगे 15 वोट, और हुकूमत के पास पीछे बच जाएंगे 54 वोट। तो हुकूमत अपने अगले 3 उम्मीदवारों को वोट दिलवा सकती है 18, 18 और 18। इस तरह हुकूमत के 2 उम्मीदवारों को पड़ जाएंगे 19, और 3 उम्मीदवारों को पड़ जाएंगे 18, 18, 18 वोट। तो उन्हें लगता है कि उनके 5 सेनेटर बन जाएंगे, जबकि अपोजिशन के 2 उम्मीदवारों को पड़ेंगे 19 वोट, क्योंकि 19 वोट चाहिए सेनेटर बनने के लिए, और एक अपोजिशन का उम्मीदवार जो बाकी बच जाएगा उसके हिस्से में रह जाएंगे सिर्फ 15 वोट। लिहाजा उसके पास क्योंकि 3 वोट कम होंगे हुकूमती उम्मीदवारों के मुकाबले में, तो वो नहीं जीत सकता, वो रह जाएगा। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो 5 नशिस्तें, जनरल सीटें जो हैं सेनेट की, वो जीत सकती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डर इस बात का है कि उनकी जमात में लोटे बन जाएंगे, और उन्हें लगता है कि उनके लोग बिक जाएंगे, और इनके लोगों को खरीद कर जो अपोजिशन है वो सारा इलेक्शन खराब कर देगी, और फिर इलेक्शन की सूरत हाल ये बन जाएगी कि कामयाबी नहीं मिलेगी बल्कि उल्टा काम हो जाएगा। सिर्फ इस डर की वजह से कि इनके एमपीएस को खरीद लिया जाएगा, इस डर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साथ है ना, इसमें से 4 हम ले लेते हैं, 3 आप ले लें, लेकिन यहां पे अपोजिशन की 2 सीटें बनती हैं, ये वो लोग कह रहे हैं। अब आ जाएं आप खवातीन की नशिस्त, और जो एक नशिस्त बनती है, 2 सीटें हैं, 2 खवातीन की हैं और 2 टेक्नोक्रेट्स की हैं। इनका फार्मूला एक जैसा ही है। इसमें एक उम्मीदवार को कम से कम 49 वोट चाहिए जीतने के लिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगर होते 98 तो वो दोनों सीटें बड़े आराम से ले लेते, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास कितने हैं? 92, जबकि अपोजिशन के पास कितने हैं? 53। तो जहां पे अपोजिशन अपना एक सेनेटर बना सकती है और हुकूमत भी अपना एक सेनेटर बना सकती है, खवातीन में भी और टेक्नोक्रेट में भी। लेकिन एक अजीबोगरीब सूरत मैं आपको और बताता हूं। ये भी कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जो सेकंड और ये प्रायोरिटी होती है, एक तो ये जितने भी लोग वोट डालते हैं सेकंड प्रायोरिटी का वोट भी डालते हैं, उसकी भी एक परसेंटेज काउंट होती है। तो कुछ लोग दावा कर रहे हैं यहां पे शायद कोई दाव लग जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहां दाव लग सकता है, लेकिन वो ये दावा कर रहे हैं। और पीटीआई के लोग कहते हैं जब हम ज्यादा सीटें जीत सकते हैं, यानी हम 6 सीटों पर क्यों इन्हिसार करें, जब हम 8 सीटें भी जीत सकते हैं, 7 सीटें भी जीत सकते हैं, हम 9 सीटें भी जीत सकते हैं, उनका यह दावा है। अब ये कैलकुलेशन उन्होंने कैसे की है, जो मुझे समझ आई या जो उनके पास गर्दिश कर रही है चीजें, ये मैंने आपके सामने रख भी दी हैं, आप देख भी लें। लेकिन 6 नहीं तो 7 सीटें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है। लेकिन तहरीक इंसाफ डरी हुई इस बात से है कि उन्हें लगता है कि उनके बंदे खरीद लेगी पीपल्स पार्टी या PMLN या फजल रहमान या बाकी लोग, या एस्टेब्लिशमेंट दबाव डालेगी डंडे के साथ, और फिर इनके सेनेटर मजीद कम हो जाएंगे। उल्टा काम ना हो जाए कि कहीं अपोजिशन 6 जीत जाए और पीटीआई 5 पे रह जाए, या पीटीआई के बाकी सेनेटर भी फारिग हो जाए। अच्छा, इसमें पीटीआई के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा खुलकर ये बात की है मेरे साथ। उन्होंने ये कहा जी हमें अपोजिशन की जानिब से कुछ ऐसे सेनेटर बनाए जा रहे हैं बिला मुकाबला में जो बहुत पैसे वाले हैं, और वो जितना पैसा खर्चने के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि हमें लगता है कि हमारे लोग भी शायद कंप्रोमाइज हुए और वो बिला मुकाबला वाले ऑप्शन की तरफ गए हैं। हमें मुकाबला करना चाहिए और अपने ज्यादा सेनेटर्स बनवाने चाहिए। बहरहाल ये एक खेल है जो वहां पे चल रहा है, मैंने आपके सामने रख दिया। बाकी चीजें होंगी तो शेयर करूंगा आपके साथ, लेकिन ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लोगों को मनवा के उनसे कागजात नामजदगी वापस करवाने में कामयाब हो जाएगी। कुछ इक्का दुक्का लोग अड़े हुए हैं, अब देखते हैं कौन पीछे हटता है। मिर्जा अफरीदी की सीट को लेकर पार्टी के अंदर बड़ा रोला पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पे भी हर तरफ भी लोग ये कह रहे हैं कि डंडे सोटे खाए कारकुनों ने, आम लोगों ने, बेचारों ने, और एक सरमायादार आया और आकर सीट लेकर चला गया। तो ये बड़ी तकलीफ वाली बात है। नाज़रीन, एक और खबर है, ये बड़ी अफसोसनाक खबर है, और ये खबर है खैबर पख्तूनख्वा में, और ये है कि तहरीक इंसाफ के एमपी डॉक्टर हमीदुर रहमान की रिहाइशगाह पर कोई बम धमाके का वाकया पेश आया है मुबैना तौर पे, और ये अमन पासून में इन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। इस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं।
वो लोग जो अमन के लिए आवाज़ उठाते हैं, मुराद सईद ने भी इससे पहले कहा था कि अक्सर जो लोग अमन के लिए आवाज़ उठाते हैं या जो ऑपरेशन के खिलाफ ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं या जो लोग अमन मार्चेस कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ख़ासतौर पे कबायली इलाकों में, उनके ऊपर ड्रोन भेजे जाते हैं, उनके ऊपर अटैक किए जाते हैं, उनका कत्लेआम किया जाता है। मौलाना खान ज़ेब साहब को पिछले दिनों कत्ल किया गया, उससे पहले कुछ ऐसे आलिम दीन और भी कत्ल किए गए जो अमन के लिए आवाज़ उठा रहे थे और जरगे बुला रहे थे और इसके अलावा अमन मार्चेस कर रहे थे। तो अब इस तरह के वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन के लिए आवाज़ें उठती हैं उनको निशाना बनाना मामूल बनता चला जा रहा है। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक और खबर गर्दिश कर रही थी और ऐसी खबरें बार बार गर्दिश करती रहती हैं। इनकी फैमिली का बड़ा तुर्राए इम्तियाज़ है इन खबरों के हवाले से। अरब न्यूज़ का एक स्क्रीनशॉट है, वो लिखते हैं जी, यूके लिस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर सन एज डेलिब्रेट टैक्स डिफॉल्टर ओवर 9.4 मिलियन पाउंड्स अनपेड ड्यूज। वो ये कहते हैं जनाब के यूके ने लिस्ट कर दिया है साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के बेटे को कि वो डेलिबरेटली यानी जानबूझकर टैक्स डिफॉल्टर हुआ है। एक तो होता है ना, टैक्स डिफॉल्ट हो गया, प्रॉब्लम हो गई, कोई दिवालिया हो गया, लेकिन उन्होंने लिस्ट कर दिया कि जानबूझकर ये टैक्स डिफॉल्टर बना है और 9.4 मिलियन पाउंड्स का इसने टैक्स नहीं दिया बरतानवी कवानीन का गलत फायदा उठाते हुए। बहरहाल ये इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक कमेंट किया है उनके ऑफिशियल पीटीआई के अकाउंट से, और पीटीआई ऑफिशियल लिखती है कि नवाज शरीफ सन इज ऑफिशियली इंटरनेशनल चोर, टोटली लिविंग अप टू द फैमिली लेगेसी, कि जो जैसी फैमिली थी वैसे ही वो काम कर रहा है नवाज शरीफ का बेटा भी। नाज़रीन, बलूचिस्तान के हवाले से जो खबरें मैं आपको लगातार दे रहा हूं कि जो बलोच माएँ बहनें बेटियां और बुजुर्ग लोग जो वहां पे मौजूद हैं इस्लामाबाद में, वो एहतजाज करना चाहते हैं। बारिशें लगातार हो रही हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें खुले आसमान के नीचे बिठाया गया है। वो टेंट लगाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे पुलिस आ गई। एसएचओ साहब जो हैं वो खुद डंडों के ऊपर खड़े हो गए, आकर जो टेंट लगाने वाले डंडे हैं उनके ऊपर खड़े हो गए और उन्होंने ज़बरदस्ती रोकना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ पे टेंट नहीं लगाने दूंगा। अपनी ख़वातीन को और बच्चियों को बचाने के लिए बारिश से वहाँ जो चंद मर्द हज़रात मौजूद थे वो बेचारे अपने हाथों के साथ टेंट उठाकर खड़े थे और वो कोशिश कर रहे थे कि जो ख़वातीन हैं वो भीगने से बच जाएँ। और वहाँ पे जो इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें मौजूद थीं, जो ख़वातीन मौजूद थीं, ईमान मज़ारी साहिबा थीं, उसके बाद वहाँ पे मैंने देखा कि जो मुनीज़ जहांगीर साहिबा हैं और दीगर कुछ और लोग भी, वो लोग भी एहतजाज करने के लिए पहुँचे और उन्होंने पुलिस से कहा कि आप ये क्या हरकत कर रहे हैं, आपको ये ज़ेब नहीं देता, आप अपना मजाक बना रहे हैं, आप क्यों इन डंडों के ऊपर आकर खड़े हो गए, आपको किसने कहा कि आप डंडों के ऊपर आकर खड़े हो जाएँ। और वो वहाँ पे टेंट लगवाने नहीं दे रहे थे। मुझे हैरत होती है कि लोगों पे तरस खाना चाहिए। ये लोग बड़े दूर दराज के इलाकों से आए, इनके मुतालबात जो हैं वो बड़े जायज़ हैं कि इनके जो प्यारे लापता हैं उनको मंजर आम पर लाया जाए, उन्हें अदालतों में पेश किया जाए। कई लोगों के जो प्यारे हैं वो कई कई सालों से लापता है और वो ढूंढते ढूंढते बेचारे थक गए हैं। उनकी ज़िंदगी भी ऐसे है जैसे ज़िंदा लाशें चल रही हैं। वो बड़ी तकलीफ़ में, बड़ी अजियत में है। मैं इस अजियत को, इस तकलीफ़ को जानता हूँ। समीदीन बलोच साहिबा ने एक डाटा भी शेयर किया और बड़ा हैरानकुन डाटा है जो उन्होंने शेयर किया है। वो ये कहती हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं बलूचिस्तान में। ख़ास तौर पे उन्होंने इस साल की बात की है कि पहले 5-6 महीनों में क्या हुआ। जनवरी में 9 अफराद को मावराए अदालत कत्ल किया गया, फरवरी में 15, मार्च में 15, अप्रैल में 21, मई में 26 अफराद और जून में 31 अफराद को मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया है बलूचिस्तान में। और अब तक की जो इतलात है उनके मुताबिक पहले 6 महीनों में 117 अफराद को बलूचिस्तान जैसे सूबे में मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि एटलीस्ट 10 माइनर्स एंड 1 वुमेन वर अमंग द 117 एक्स्ट्रा जुडिशली किल्ड इंडिविजुअल्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2025। वो ये कह रही हैं कि इसमें कम से कम 10 माइनर्स थे, यानी जिनकी उम्रें जो मेजर नहीं हुए, जो नाबालिग बच्चे थे, 10 जो है वो माइनर्स थे, एक खातून थी। इन 17 लोगों में से जिन्हें मावराए अदालत कत्ल किया गया 2025 के पहले आधे साल के अंदर। और ये डाटा उन्होंने शेयर किया। दुनिया भर के अंदर ये डाटा देखा जाता है। पाकिस्तान के लिए इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है मावराए अदालत कत्लों के हवाले से। और ये पाकिस्तान के अंदर एक लंबा ट्रेंड है। इसके अंदर बहुत सारी
जो पुरानी तफसीलात हैं वो भी मौजूद हैं। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। जब से पाकिस्तान बना ना तब से पुलिस मुकाबले यहाँ पे होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा पुलिस मुकाबले हैं वो शुरू होते हैं 1980 और 1990 की दिहाई में, जब पुलिस मुकाबले एकदम तेज़ हो जाते हैं। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी पुलिस मुकाबले होते रहे, लेकिन वो जो पुलिस मुकाबले परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुए थे वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई थी, और तब SIU और दीगर कुछ और ऐसे जो है ग्रुप्स बनाए गए थे और वो फिर ये किलिंग करते थे और दहशतगर्दों को मारते थे। लेकिन मावराए अदालत कत्ल जो है वो पाकिस्तान में बड़े लंबे अरसे से जारी हैं। इनका जो अरूज है 1990 की दिहाई में था, जब नून लीग की हुकूमत आई पंजाब में, तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से बड़े बदनाम हुए। उनके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज भी छपी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले थे जो सिंध में और पंजाब के अंदर पुलिस मुकाबले करते थे, जिनमें आबिद बॉक्सर का एक नाम है। कराची में एक बहुत बड़ा नाम था चौधरी असलम, इन्होंने बड़े पुलिस मुकाबले किए हैं। आबिद बॉक्सर और चौधरी असलम और इन जैसे लोग जो हैं ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट समझे जाते थे। आबिद बॉक्सर साहब ने बहुत सारे इंकशाफात भी किए। बाद में चौधरी असलम जो है उनका कत्ल हो गया। आबिद बॉक्सर पर कई मरतबा कातलाना हमले हुए। आबिद बॉक्सर जो है वो पाकिस्तान से बाहर भी बहुत अरसा रहे। उन्होंने शहबाज शरीफ के बारे में बहुत सारी बातें खुलकर बताई भी। ज़ीशान काज़मी कराची में इनकाउंटर्स के लिए बहुत मशहूर थे। 2024 में इनकी हलाकत हुई और एक बहुत बड़ा तनाज़ा भी पैदा हुआ था। कुछ और भी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे कराची में, जिनमें से अभी एक DIG रिटायर हुआ है, जिसको आसिफ अली जरदारी कहते थे कि ये अच्छा बच्चा है। तो वो जो अच्छा बच्चा है उसने भी बहुत तबाही फिरी है माजी में। अब इसमें जो पंजाब के अंदर और भी बड़े मशहूर लोग थे, राना फारूक, तारक कंबो, नवीद सईद और उमर विर्क, इनका भी नाम था पुलिस मुकाबलों के हवाले से। ये इनकाउंटर स्क्वाड बनाए गए थे, ये लोग उनका हिस्सा थे और ये पुलिस मुकाबले करते रहे। अब मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं कि यहां पुलिस मुकाबलों की तादाद में एक मरतबा फिर इजाफा होना शुरू हो गया है। यानी इनके अपने कोड वर्ड्स होते हैं, ये अपने तरीके से चलते हैं, ये अदालतों के अंदर नहीं लेकर जाते, बारों बार पुलिस मुकाबला कर देते हैं। जब इन्हें यह कंफर्म हो जाता है कि ये शख्स मुजरिम है या ये जुर्म की दुनिया में जाता है, ये जुर्म करता है, तो ये फिर अपने तरीके से उसको सजा दे देते हैं। लेकिन ये पूरा सिस्टम या जो चलता है पूरा निज़ाम, ये एक अंडरवर्ल्ड की तरह काम करता है। इसमें डायरेक्ट जो है ऊपर से अप्रूवल ली जाती है और ये कहा जाता है कि ये बंदा माफ़ी के काबिल नहीं है, इसको तो जान से मार देना चाहिए, और फिर उसे जान से मार भी दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात जो है वो मैंने बतौर रिपोर्टर भी कवर किए हैं। तभी PMLN का दौर था और अभी भी पंजाब में गुज़िश्ता 1 सालों में एकदम इजाफा हुआ है। और ख़ास तौर पे अब जो अटैक कर रही है, पहले CIA भी ये काम बड़े लंबे अरसे तक करती रही है। डेथ स्क्वाड जो है वो बने रहते थे पुलिस के, जो इनकाउंटर करते थे। लेकिन अभी जो है वो ये काम CTD कर रही है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, और ये बड़ी सफाई से और बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। माजी में तो ऑफिसर्स के नाम सामने आते थे ना, कि नाम खड़ा कर दिया जाता था कि ये मार देगा, ये मार देगा, ये मार देगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब किसी का नाम सामने नहीं आता। ये ट्रेंड लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, ये तय कर लेते हैं फलां बंदे को मारना है, फिर उसे मार दिया जाता है। अब इसके अंदर ना 2 ओपिनियन आ जाती हैं। जो लोग इसको डिफेंड करते हैं वो ये कहते हैं कि जनाब ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट इसलिए ज़रूरी है कि कई जराइम पेशा लोग ऐसे होते हैं जिनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करते हैं तो अदालतें उन्हें छोड़ देती हैं। तो अदालती निज़ाम बड़ा कमज़ोर है। तो अदालती निज़ाम अच्छा ना होने की वजह से हम मुल्ज़िमान को सज़ाएं दिलवा नहीं पाते और बड़े बड़े खौफनाक मुल्ज़िमान छूट जाते हैं और वो दोबारा वही जुर्म करते हैं। तो ये एक तरफ का तो ओपिनियन ये है। लेकिन दूसरी तरफ का ओपिनियन ये है कि आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन इतनी बेहतर करनी चाहिए, अपनी तफ्तीश इतनी बेहतर करनी चाहिए और इतने अच्छे सबूत आपको अदालत में लेकर आने चाहिए और अपनी जो प्रोसिक्यूशन टीम है उसको इतना बेहतर करना चाहिए कि मुजरिम छूट ना सके, मुजरिम को सजा होनी चाहिए। और अदालत ने तो सबूतों और शवाहिद की और गवाहों की बुनियाद के ऊपर फैसला देना है ना, ये तो मुमकिन नहीं है। अब होता यह है कि बाद औक़ात कई मुजरिम भी छूट जाते हैं और बाद औक़ात बेगुनाह भी कत्ल हो जाते हैं। ये भी एक हकीकत है। यानी कानून का एक नुक्ता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो अक्सर दोहराया जाता है कि अगर 100 मुजरिम छूट जाए ना तो भी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो होता यह है कि ये एक ऐसा रास्ता है जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है या मावराए अदालत कत्ल है। अदालत से पूछे बगैर आपने बंदा मार दिया, अदालत तो किसी को फांसी देगी तो पूरा प्रोसीजर करके देगी ना, 100% चेक करेगी ये गुनाहगार है या नहीं, फिर उसको फांसी दे देगी, वो बंदा मारा जाएगा। लेकिन अगर पुलिस मारेगी तो पुलिस के चंद अफसर को इस बात का, चंद ऑफिसर को इस बात का यकीन है कि ये बंदा गलत है, तो इसकी क्या गारंटी है कि जिसको मारा जा रहा है वो वाकई गलत था?
क्योंकि पुलिस इस काम के लिए ट्रेंड नहीं है जिस काम के लिए जज ट्रेंड है कि उसने फैसला करना है। और दूसरी बात यह है कि कई लोग अपनी दुश्मनियां भी निकालते हैं, कई लोग अपने दुश्मनों को मारने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। माजी में इक्का दुक्का वाकयात ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं। तो जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वो इसके ऊपर बार बार आवाज उठाती हैं। ये तंजीमें बार बार कहती हैं कि इस तरह से लोगों का कत्लेआम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक ये सिलसिला जारी है, लेकिन 90 की दहाई में बहुत तेजी से इनकाउंटर्स हुए थे। फिर जब शहबाज शरीफ साहब दोबारा इक़्तिदार में आए, दोबारा से इनकाउंटर्स शुरू हो गए थे। और कुछ वाकयात को तो मैं जानता हूं कि बड़े बड़े खौफनाक मुजरिम जो है मारे गए। इनका तरीकाकार ये होता है, या तो ये कहते हैं जी हम गए और हमने मुजरिम को देखा और आमना सामना हो गया और फायरिंग हो गई और मुजरिम मारा गया, एक तो ये होता है। और दूसरा ये होता है कि जब मुजरिम को लेकर जा रहे थे और मुजरिम से हमने निशानदेही करवानी थी, या उससे हमने आला कत्ल बरामद करना था, या उससे हम जाए वकूआ पर लेकर जा रहे थे, रास्ते में मुजरिम के साथियों ने हमला कर दिया, साथियों के हमले से जो गोलियां चली उससे वो मारा गया। ये भी कहानी हम सुनते हैं। फिर अलग अलग किस्म की और कहानियां भी आना शुरू हो गई कि हम मुजरिम को लेकर जा रहे थे, रास्ते में उसने भागने की कोशिश की, हमने गोलियां मार दी, वो मर गया। मुजरिम को लेकर फलां जगह पहुंचे तो अचानक अंधेरे का फायदा उठाकर उसने धक्का दिया, भागने लगा, पीछे से गोली मारी, उसने एक पिस्तौल छीन लिया, वो मारने लगा, मैंने उसको मारा, वो मर गया। तो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के, और ये 5, 6, 7 चीजें हैं, इससे बाहर नहीं है जाते। ये 5, 6, 7 पैटर्न बने हुए हैं और इन्हीं के बीच में पुलिस मुकाबला होता है। और ज्यादातर जाली पुलिस मुकाबले होते हैं। जो असली मुकाबला होता है ना, उसमें दोनों तरफ का नुकसान होता है अक्सर, और वो फिर हम रिपोर्ट भी करते हैं। मैंने असली पुलिस मुकाबले खुद देखे हैं कि जब असली पुलिस मुकाबला होता है तब पुलिस की क्या हालत होती है और तब सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी मुश्किल से उस सिचुएशन को हैंडल कर रही होती है। मैंने खुद देखा है, जान पर खेलना पड़ता है और वो बड़ा लंबा सिलसिला चलता है। लेकिन जो फिक्स पुलिस मुकाबला होता है जाली, उसमें तो 5 मिनट का काम होता है। यहां से आते हैं, 10 गोलियां चलती हैं, वहां से वो चले जाते हैं, बाद में रिपोर्ट लंबी चौड़ी लिख दी जाती है, पुलिस मुकाबला हो गया। मैं एक दिन कवर कर रहा था बतौर रिपोर्टर, तो एक घर के अंदर 2 लोग मौजूद थे और 1.5 घंटा पुलिस को लग गया था और पुलिस चढ़ नहीं पा रही थी कहीं से भी, गोली ना लग जाए। लेकिन जो जाली पुलिस मुकाबला होता है वो 2 मिनट का काम होता है। तो ये पुलिस मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ये एक आसान हल इन्होंने ढूंढा हुआ है और ये हल नहीं है। ये बल्कि एक ऐसा काम है जो हमें मजीद मुश्किलात की तरफ धकेल देगा। ये जब लोग मावराए अदालत कत्ल करते हैं तो फिर और भी बहुत सारे काम अदालत के बाहर होना शुरू हो जाते हैं। या तो फिर अदालतों को ताला लगाइए और खुद ही फैसला करना शुरू कर दीजिए। तो अदालतों के जरिए से जो भी होना चाहिए वो हो। ये जबरी गुमशुदगियां, ये जाली पुलिस मुकाबले और मावराए अदालत कत्ल, ये सारी चीजें पाकिस्तान में बंद होंगी तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। फिर पाकिस्तान इंप्रूव करेगा, पाकिस्तान अपनी प्रोसिक्यूशन को, इन्वेस्टिगेशन को, बाकी चीजों को बेहतर करेगा। जब ये आप आसान रास्ता बंद करेंगे तभी कोई मुश्किल रास्ते पे चलेगा ना। आपने उन्हें आसान रास्ता दिया हुआ कि बंदा ठोक दो, वो बंदे ठोकी जा रहे हैं और ये कई सालों से ये होता चला जा रहा है। और PMLN के दौर में इसको पर लग जाते हैं, ये सिलसिला बहुत तेज हो जाता है। इसके ऊपर मजीद भी नाज़रीन हम बातचीत जारी रखेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।